बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने पहले 1.1 1.2 ये क्लियर की है एनजीएफ की। थोड़ा लेवल अच्छा है, थोड़े सवाल इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, तो लेट्स सी, ये 1.2 का पार्ट है। यहाँ से देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये बहुत ज़्यादा आसान है प्लस और माइनस की निस्बत, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की निस्बत। जो मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी है। पढ़ते हैं पहले क्या जी ह्यूमन स्लीप अबाउट 1/3 ऑफ द ईच डे। याद रखें ऑफ जहाँ भी आ जाएगा मैथ के अंदर, क्या चीज़ बेटा? ऑफ का वर्ड। ऑफ का वर्ड आप जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। लेट से लिखो है 1/3, जैसे जहाँ पे मौजूद है ऑफ 65, तो जहाँ पे ये ऑफ गिवन होगा आपने क्या करना है, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेना है। अच्छा जी, इफ़ ईच ईयर इज इक्वल टू 365 होल 1/4 डेज, द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर द एवरेज ह्यूमन स्लीप्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर सवाल आ जाए कि जनाब कैलकुलेट करें कि टोटल वो कितना टाइम एक बंदा सोता है, एक बंदा कितना टाइम सोता है, अगर वो 1/3 सो रहा है पूरे दिन का, तो देखिए जी 1/3 है बेटा, मल्टीप्लाई इसको किससे करें? 365 होल 1/4। तो पहला जो काम होता है देखें, अब ये जो नंबर है ये बेटा है मिक्स फ्रैक्शन में, ये किस में है? नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह लें, हम इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? हाँ जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो सके। इस सूरत में तो नहीं हो सकते। 1/3 तो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1460, 1 ऐड कर देंगे। वही बात, पहले यहाँ पे क्या किया जाता है आपस में मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर आंसर आता है उसको क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 1461 डिवाइड बाय 4। अब एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। क्या बेटा? डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये पहले भी पढ़ा है, दोबारा बता देते हैं, छोटी क्लासों का सवाल है। अगर 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी देखनी हो तो कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से है, तो 4 और 1 5, 6 11, 1 कितना हो गया? 12। अब इनका जो डिजिट का टोटल सम आया कितना है? 12 है। अब क्या 12 के ऊपर 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता? तो बिल्कुल जाता है जी। तो इस पूरे के ऊपर भी जाएगा, डिवाइड कर दें। 3 4 इज़ 12, 2 26, 8 24, 2 21, 7। तो 487 डिवाइड बाय 4। अब ये बेसिकली आपके पास वो नंबर है जो कि एक ह्यूमन्स होता है एवरेज साल में, अगर वो 1/3 सो के गुजार देता है। अब आप इसके वो बना सकते हैं जी, तो 487 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, उसके बाद 8 है तो 2 हो गया, ठीक है, और 7 है तो 1 हो गया, पीछे क्या बच गया? 3। इसका मतलब है 121 ये कंप्लीट डेज हैं और 3/4 ये पार्ट ऑफ द डे है। बात समझे? ये होल नंबर है, मतलब 121 दिन तो पूरे हो गए, और बाकी जो अब 22वां दिन था, 122वां दिन, उसका कितना है? 3/4। ठीक है, आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं 121 डेज हैं। और अगर आप एक दिन के 4 हिस्से करें, हर हिस्सा कितने घंटे का बनता है बेटा? 6 घंटे का बनता है। तो जब 3 हिस्से आपके पास मौजूद हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18 आवर्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ टेबल आने चाहिए आपको। प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल नंबर। देखें यहाँ पे सवाल हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्या करेंगे? दूसरे को बेटा कन्वर्ट कर लें। ये जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको किस में कन्वर्ट कर दें? यहाँ पे ज़रा इसको देख लेते हैं जनाब अली, एक और करके देख लेते हैं। ज़्यादा मैं आपको इस पर प्रैक्टिस नहीं कराऊँगा क्योंकि काम वो करेंगे जिसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। बात समझ नहीं समझ रहे? ठीक है, जो आप काम आराम से कर लेंगे उसको टाइम कम दिया जाएगा, जो काम थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए टाइम ज़्यादा किया जाए। तो 4 हो गया, ये 19 हो गया, 19/9 आंसर है। डिवाइड करें 9 2 इधर बेटा 18, 1 अब बच गया और 1/9, 2 होल 1/9। आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये एक सवाल ज़रा बेहतर लग रहा है, ठीक है, बल्कि ये भी कोई इतना नहीं है क्योंकि ये तो एक अलग है, बस कोई नहीं। देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है।
तो इसका मतलब है आंसर लेट्स से कि बी को अगर देखें आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बाकी 2 5 इज 10 और 10 4 इज 40। ठीक है, सिंपल सा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले पिछली वीडियो में बात हो चुकी है कि नंबर की जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, तो यही वही चीज़ है। एक नंबर इधर पड़ा है, दूसरी साइड पे क्या है, वो नंबर की तरतीब चेंज हो गई है, तो ऑर्डर चेंज करने से नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा था कि 3 नंबर होते हैं और काम वही है, सिर्फ ये है ब्रैकेट में तब्दीली करने से नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट का क्या इशू है, ब्रैकेट बेसिकली ये पैरेंथेसिस जो है इसका मतलब होता है हम किस तरफ जा रहे हैं बेटा, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, बोर्ड मैच की तरफ। अब बोर्ड मैच में सबसे पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट में। तो जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, इस साइड को, ये ब्रैकेट को हल करेंगे। इस साइड पे हम कल हल करेंगे तो इस साइड की ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उनको आपस में, इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में जो जवाब आएगा वो 3/4 ही आएगा। बात समझ लग रही नहीं लग रही? ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर किसी चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने आपको इसके ऊपर पहले बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही रहेगा। तो उसकी आइडेंटिटी नंबर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड 1, ठीक है, इज़ द सेम ओरिजिनल नंबर, सो इफ ए देन इज चलेंगे। द नंबर 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वो 1 है। वो क्या है, 1 है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें कि क्या लगा हुआ है, इसको आप पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते? मेरे हिसाब से तो बड़ा आराम से पहचाना जा सकता है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। ये क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। अब ये क्या चीज़ है, ये स्टेट करती है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यहाँ पे देखें सिर्फ नंबर की जगह चेंज हुई है। ठीक है, ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखें नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है। अगर नंबर सेम होता तो तब हम कह सकते थे आइडेंटिटी है। ठीक है, नंबर चेंज हो गया तो ये आइडेंटिटी तो ना हुई। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, -1। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब है ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 चाहे उधर है चाहे उधर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके जी। चेक पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एसोसिएटिव कौन सी यूज हुई है बेटा, कम्यूटेटिव, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा कम्यूटेटिव बेटा, ठीक है, देखें कम्यूटेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या बेटा, -1 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, सारे क्लियर हो गए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं जितनी भी मैथ करता हूँ उसमें इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब बड़े बड़े टेबल होते हैं ना, लेट्स से कि 76 का टेबल है, ठीक है, 122 का टेबल है, तो आप जितना आपका टेबल शार्प होंगे, अच्छे होंगे, उतने ही आपका जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको एज होगा दूसरे बच्चों के ऊपर। तो आप कैसे हम करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक आ जाता है, एक साइड पे लिखा है क्या 76 है, इधर लिख लेते हैं 76, और दूसरी साइड पे क्या है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है। वरना यूजुअली हम करते हैं तो हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं, 7 6 42, 2 कैरी, 2 लग गया, 4 कैरी, 49 और 4 53। तो ये ऐसे आंसर आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए 7 7 इज़ 49, 490 हो गया, 7 6 42, 490 में 42 ऐड किया, 532 आंसर आ गया। अलहदा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको अलहदा कर लेते हैं। इस 76 को मैंने बना लिया 70 जमा 6, क्या बना लिया, 70 जमा 6। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 7 से। 0 की प्रॉपर्टी
आपको पता है 0 हमेशा ऐड हो जाता है एंड पे पड़ा हो तो फिर मैं क्या करता हूँ 7 वाला टेबल सीधा यूज़ कर रहा हूँ। 7 7 इज़ 49, इसका मतलब 490 हो गया। अब ये सारी दिमाग की कैलकुलेशन है और ये 1 सेकंड लगता है दिमाग के अंदर। 7 6 42 हो गया 42। इसको भी मैंने अब इसको इसके साथ मैंने रिलेशन देखा तो इसका मतलब है अगर 490 में मैं 10 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा 500। जब 10 ऐड किया तो इधर से 10 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा 532। ईजी या मुश्किल? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, लेट्स ही देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ठीक है कि ये जो देखें इसको मैं हल करके आपको एक दफ़ा बता देता हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ किसका सही आइडिया ना हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 ठीक है ऐसे है। अब बोर्ड मैथ्स के मुताबिक क्या होगा, पहले ये हल हो, पहले ये चीज़ हल होगी और ये किसके बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9। क्या किया गया है, एक दफ़ा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दूसरी दफ़ा इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो बीच वाला साइन प्लस था वो हमने बाहर निकाल लिया। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, ये बाहर निकाल दिया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस सूरत में क्या होगा, सबसे पहले ये हल होगा, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर क्या आ गया 56। इस साइड पे क्या होगा बेटा, पहले इसको बोर्ड में ऐसे ब्रैकेट को हल करेंगे ठीक है, इस साइड पे किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, आंसर क्या आ गया दोनों का बराबर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचान लेंगे नहीं पहचानेंगे? ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन गिवन होता है और उसको हल नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना होता है प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, उस प्रॉपर्टी को देख के आप हल कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको क्वेश्चन गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 36 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको देखें, अब अगर ये सवाल गिवन है आपके पास तो इसको वैसे हल करके करना मुश्किल है भाई, लेकिन जो ही आपने प्रॉपर्टी पहचान ली, जो ही आपने प्रॉपर्टी पहचान ली, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, काम खत्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी, किस तरह से सवाल फ्रेम होते हैं? ठीक है, जो ही आप प्रॉपर्टी पहचानेंगे सवाल खुद ब खुद आपका हल होगा। आगे देखते हैं। अब ये सवाल है, इसको प्रूव करें तो ये प्रूव हो जाएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, दोनों साइडों को आप हल करेंगे जवाब सेम ही निकल आएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया ये किस तरह से हल होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ये एक पड़ा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये तो सवाल नज़र आ रहा है आपको? तो क्या इसको करना मुश्किल है या आसान है? करके दिखा दूँ आपको? क्या आप लोग कर लेंगे? अब ये जो है वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करें। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब आपको लगानी आ गई है तो ये कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जैसे चलिए ये हल हुआ है उसको वैसे ही आपको बता देते हैं। आपने पहले इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम के लिए इसको हल कर दिया। क्या कर दिया, इसको एलसीएम के लिए हल कर दिया। उसके बाद जो आंसर क्या है आपके पास ये है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बाहर वाले नंबर से, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेके फिर 1/6 से मल्टीप्लाई किया है, उस सूरत में भी जवाब क्या है आपके पास, यही आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एलसीएम लिया गया बेटा, ठीक है, ये आंसर आया था, उसको मल्टीप्लाई किया है जनाब अली किसके साथ, वही 1/6 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, तो 1/5 इधर 1/5 इधर, इसका मतलब है कि प्रूव है। ये वैसे भी आप करेंगे तो ये प्रूव ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इशू होता है, बस आपको यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जितनी हमने प्रैक्टिस की है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अब ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये सारा आपने करना है। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये भी इससे पिछली वीडियो में बात हो चुकी है कि मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। लेट्स सी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बेटा, 1/7। मैंने कहा था ये गलती नहीं करनी है कि -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो आप उसको जनाब पहले 1/7 ले लें, तो ऐसा ना करें। ठीक है, माइनस को ऊपर ही रखें। ठीक है, -1/7, तो साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होता। और ये याद रखें
अगर साइन ऊपर पड़ा है या नीचे पड़ा है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे 1/-7 है या -1/7 है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। कैसे? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों साइडों किससे, -1 से, दोनों साइडों को कराए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे क्या हो जाएगा 7। वही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? तो साइन ऊपर, हाँ ये नहीं हो सकता कि -1 डिवाइड बाई -7। अब ये एक डिफरेंट चीज़ है, अब ये एक डिफरेंट चीज़ है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, जब भी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ये मैंने पहले भी बताया था। एडिशन का इन्वर्स जब होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 होता है। आंसर क्या आता है, हमेशा 0 होता है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी होगा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आइडेंटिटी बेसिकली जवाब होती है। इन्वर्स का जवाब क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है तो इसके इन्वर्स का आंसर क्या होगा, 1 होगा। और एडिशन की आइडेंटिटी 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, इन्वर्स का 0 होगा। ठीक है, हाँ जी। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 5/6 का क्या होगा बेटा, 6/5। गुड। 1/2 का क्या होगा, 1 ये हो गया 3/2। 3/2 तो इसका क्या होगा, ठीक है। -8 का क्या होगा, -1/8। -1/8 -4/3 का क्या होगा, -3/4। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं बेटा। आसान है ना, काफ़ी मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं लग रही बेटा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, आउट जा रहे हैं। उसके बाद है डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर। देखिए जब डिवीजन करनी है रैशनल नंबर्स को तो अब नॉर्मल मेथड से नहीं किया जा सकता। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास एक पड़ा है, मैं सिर्फ इसी नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। थोड़ा सा नंबर जो है वो वीडियो से बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर इशू नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं हुआ। अब ये देखें यहाँ पे ये हमें नंबर है, तो अब इसको आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अब ये जब ये चीज़ आपके पास बेटा आ गई है, क्या जी, 38 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4/3। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप डिवाइड करें तो मुमकिन नहीं है, ठीक है, मुश्किल है। तो 38/3 और इसको इसका ले लेते हैं इन्वर्स। डिवीजन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीजन का इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई। तो जनाब इसका इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ बड़ा आसानी से ये मामला हल हो जाएगा। आसान या मुश्किल, ठीक है, आसान है या मुश्किल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द क्वोशंट ऑफ 2 रेशनल नंबर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव। अगर 2 रेशनल नंबर हैं, 2 रेशनल नंबर हैं और सेम साइन है, लेट्स सी सबसे पहले ये कि क्वोशंट क्या होता है बेटा। लेट्स सी कि हमें 8 को डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, आंसर क्या आएगा 4। तो ये जो चीज़ जो आंसर होता है, डिवीजन का जो आंसर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वोशंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्वोशंट। अच्छा जी, ये जो चीज़ है जो डिवाइड कर रही है इसे क्या बोला जाता है बेटा, डिवाइज़र। उसे क्या बोला जाता है, डिवाइज़र। और जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। अच्छा जी, जो नीचे आपके बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो साइन है इसे क्या बोला जाता है, ये रेडिकल साइन होता है, इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। चलें, ज़्यादातर ये खैर वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, उसमें बाद में जाएंगे। फिलहाल ये है कि अगर 2 सेम नंबर हो, फ़र्ज़ करें हमने डिवाइड किया है -39/2 डिवाइड बाय -7/4, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। दोनों का जो साइन है वो क्या है बेटा, नेगेटिव साइन है। तो सवाल क्या था, अगर सेम साइन हो तो जवाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जवाब क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है क्वोशंट जो भी है उसके साथ साइन क्या लगेगा, प्लस का साइन होगा। क्या होगा, प्लस का साइन। और प्लस का साइन हम यूजुअली उसके साथ लगाते नहीं हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन हो, मतलब है कि मैं 8 को डिवाइड करूं किसके साथ, -2 से, या -8 को डिवाइड करूं किसके साथ, 2 के साथ। जब साइन एक डिफरेंट है, क्या है, जब दोनों में से एक साइन क्या है,
डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जवाब क्या होगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें, आंसर ज़ीरो ही होता है। 0 डिवाइड बाई 7 आंसर इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और ये नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसका नंबर क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इसका नंबर क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, ठीक है। बात समझ लगे कि नहीं लगे? ये होता है इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। डिवीजन के लिए ज़रूरी है कि नंबर क्या हो? इरेशनल हो। नंबर क्या हो? इरेशनल हो, ठीक है। मेथड आपको समझा दिया जाता है, बाकी फिर देखिए प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है। और मैं आपको कहता हूँ अगर आपको कोई सवाल नहीं हल हो रहा मुझे बताएं, मैं आपको कर दूंगा। -18 है, डिवीजन बाय -9/2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? 9/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। अब देखें दोनों साइन सेम है, आंसर क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा 9, 9 इज़ 81। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बाकी भी आप खुद कर सकते हैं, इसके अंदर बड़ी कोई मसला नहीं है। अब ये फाइंड द मीन डेली मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कुछ टेम्परेचर बेटा दिए गए हैं, उसकी एवरेज निकालनी है। उसकी क्या निकालनी है? एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज, या आम लफ्ज़ों में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो या क्या कहेंगे हम उसको? एवरेज बोलेंगे बेटा, ठीक है। इनको जमा कर देंगे। एवरेज का आपको पहले भी बताया हुआ है। सबको क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके देखें अब साइन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5। जब एडिशन होती है तो फिर देखा जाता है अगर एक ही साइन है तो वही रहता है, वही रहता है, इसमें साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर प्लस और माइनस दो हैं और वो आपस में उनको सॉल्व करना है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। हमेशा क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। और जो आंसर के जो साइन आएगा वो बड़े का आएगा। वो क्या आएगा? बड़े का आएगा। लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं, हम उनको क्या करें? आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरह का कोई भी काम है, अगर दोनों साइन सेम हो तो हमेशा क्या होती है बेटा? एडिशन होती है। क्या होती है? एडिशन होती है। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है फिर हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सा आता है? जो बड़े के साथ होता है, जो बड़े के साथ होता है। जबकि दोनों साइन जब सेम हो तो फिर सेम साइन ही रहता है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। अब 21 29 कितने हो गए? 50 हो गए। ये 89 हो गया, एक मैंने ऐड किया तो 90 हो गया। 90 और 31 28 हो गया, और ये 150 हो गया। अब 150 है बेटा, साइन कौन सा आएगा साथ? सब के साथ माइनस है तो क्या लगेगा? माइनस। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, 5 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। और क्योंकि इनमें से एक के साथ माइनस लगा है तो साइन क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। बात समझ लगी कि नहीं? तो मीन टेम्परेचर कितना है जी? -30 है, ठीक है। आगे चले। अब इसको डिवाइड करना है, क्या कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है बेटा? 28/5 मल्टीप्लाई बाय 14/3, ठीक है। 3/14 हो जाएगा। अच्छा जी, 14 2 इधर 28, ठीक है। तो 6/5 इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होल 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते जी? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो लेट्स सी जी कि सबसे पहले अगर हमें सैम्पल गिवन हो, सैम्पल क्या हो? गिवन हो, तो सबसे पहले डिफरेंट सैम्पल गिवन है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। उसके बाद अगर कोई पावर मौजूद है उसको हल किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बोर्ड में इसके साथ क्या है? ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट्स एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनकलम को हल करेंगे या बार को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको करेंगे? पैरेंथेसिस को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, उसके बाद बॉक्स को, स्क्वायर को, ठीक है। तो ये आर्डर होता है। ये क्या आर्डर होता है? इस तरतीब में आपने क्वेश्चन को हल करना है। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल गिवन है, इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसको क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इन्होंने ज़्यादा मुश्किल तरीका दिखाया है, हमें इतना मुश्किल तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
3 वाला टेबल जाएगा 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 8, माइनस का साइन 3 दफ़ा, मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3, आंसर क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी दास्तान की ज़रूरत नहीं थी जो यहाँ पे डाली गई है। देख रहे हैं ये उसी हालत में आ गया जो कि हमें चाहिए था। यहाँ पे डिवीजन है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। नीचे क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसको हल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा अच्छा, ओके जी, आगे चलते हैं जी, देखते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इनसाइड द ग्रुप। अच्छा जी, ये बात बता दी हमने। एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, कौन सी, 1.3। एक्सरसाइज जो होती है यूजुअली जब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो आप समझ लें कि तकरीबन वो लेक्चर अपने एंड के करीब होता है। उसकी वजह क्या है, हम पहले वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। हाँ जी, क्या ख्याल है, सवाल में कोई इशू है? सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे 3 नेगेटिव साइन है तो आंसर के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी का इन ब्रैकेट्स को आप यहीं से डायरेक्ट काट दें। ये 3 हो गया, उसके बाद क्या है, ये 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 इज़ 8। और क्या है, कोई और कट रहा है? नो। आंसर क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 9। और आंसर के साथ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 3 साइन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 2 है, अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 63। अब 63 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक अब अगर आपको टेबल अच्छे आते हैं तो कोई इशू नहीं है। 12 3 36, 3 कैरी, 12 6 72 और 3 कितने हो गए, 75। यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल है, आंसर में भी कितने के बाद होगा, 1 के बाद। अब ये चीज़ याद रखिएगा, अगर फ़र्ज करें ऊपर होता 0.63, कितना होता 0.63। अब यहाँ पे 1 और 2 के बाद डेसिमल था और 1 3, तो यहाँ पे कितना होता 1 2 और 3। डेसिमल कहाँ पे आता बेटा, यहाँ पे आ जाता है। बात समझ लगी नहीं लगी? हो सकता है बाद बच्चों को कन्फ्यूजन हो, तो ये बात क्लियर हो जाए। ऊपर जितने नंबर्स में डेसिमल है नीचे भी उतने के साथ ही रहेगा। फ़र्ज़ करें 0.12 है, मल्टीप्लाई बाई 0.12 है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 144। अब इधर 4 के बाद है तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे बेटा एक 0 लगा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी क्या, पहला कौन से वाला, ये वाला? देखिए इसमें है ना 6 है, इसको काट दो, इसके साथ क्या बच गया, 2 बच गया। तीनों के साथ माइनस है तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। 5 2 इज़ 10, 10 4 इज़ 40। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस क्या होती है, ज़रूरी होती है। उस्ताद का काम चीज़ को होता है समझाना। एक दफ़ा समझा दिया ना, एक आध सवाल भी करके दिखा दिया, उसमें फिर बच्चे का काम होता है उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ आप भी मालूम है ना, कल मालूम नहीं होगी, क्यों, भूल चुकी होगी। वो जितनी दफ़ा आप उसको ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ करेंगे वो फिर अच्छे से दिमाग के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, आपके शऊर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, कि आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे -1 वाला है तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। उसके बाद क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर सेम है तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम वही। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो इसका क्या होगा बेटा, -1/18। इसका क्या होगा,
-1/9 ये -4/3 ठीक है, और इसको पहले लिख लें -13/3 है, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, -3/13 वो अगले को देख रहा है, -12/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? -5/12। ये क्या चीज़ थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या था? फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है उसको हल करके उसका जवाब बताना है। क्या करना है? उसका जवाब बताना है। क्वेश्चन मैंने बता दिया था क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिंपल क्या करना है? डिवीजन के साइन को चेंज करके क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है और उल्टा देना है। क्या करना है? उसको उल्टा देना है, साइन चेंज नहीं करना, साइन चेंज नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन का मतलब होता है एवरेज। इन सबको क्या करें? जमा करके, अब ये यहाँ पे कितने नंबर पड़े? 5, 5 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितने नंबर पड़े? 4, 4 पे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3, और ये थोड़ा सा कट रहा है, 4 नंबर है यहाँ पे। एक जी देखे ना, थोड़ा सा आगे कट रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी तस्वीर बनाते हुए थोड़ा इशू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग का भी यही मतलब होता है, हल करें। क्या करें? इसको हल करें, इसका जवाब मालूम करें, तो बड़े आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। उसके बाद है एवेल्युएट, गिव ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसको हल करना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? फ्रैक्शन मतलब है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये बड़ा है 6/8 आंसर है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कैसे होगा? 3 4। मैंने बताया था जब कोई भी टेबल ना आ जाए, दोनों के ऊपर कोई भी टेबल आपस में ना जाए, वो कहती है, वो होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। लेट्स सी, इसको कर लेते हैं पहले को। जो जगह 13/5 और डिवाइड बाय, ये डिवाइड है प्लस है? प्लस है, ओके जी, प्लस है जी। 15/4, 15/4 इसका इशू होता है, ये प्लस का और डिवीजन का। 13/5 प्लस क्या है? 15/4 है, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20 आपके पास, 4 टाइम्स जाएगा तो 4 13 इधर कितना हो जाएगा? 52। ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करें 15 से, आंसर क्या आ जाएगा? 75। अब इसको ऐड कर लें, हमारा सवाल हल हो चुके हैं, ठीक है। 75 और 25, 1 to 7/20। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना, तो ये हो जाएगा 6 होल 7/20, ठीक है। या इसको यहाँ पे अगर देख लें तो इससे मज़ीद नहीं कट सकता, इसका मतलब है ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर कट सकता है तो काट देंगे, मैंने आपको बताया तो है। अगर नहीं कर सकता तो वो उसका फाइनल आंसर है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? और यूजुअली जब आप यहाँ पे इसको लेके आते हैं ना, इस फॉर्म में, आपको पता चल जाता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था कि नहीं था, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये दोनों आपस में फिर कटते हैं, आपस में कटते हैं। यहाँ पे नंबर छोटे हो जाते हैं तो ज़रा टेबल के जरिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप 24 स्टूडेंट्स ब्रॉड देयर परमिशन स्लिप्स। इफ़ दिस रिप्रेजेंटेड 4/5 ऑफ द क्लास, तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? एक अच्छा सवाल है। उसने कहा है 24 स्टूडेंट ले के आए परमिशन स्लिप, और वो कितना था? 4/5 था। मैंने कहा था ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लिखा है ना 4/5 ऑफ द क्लास, तो 4/5 ऑफ द क्लास, तो 24 कितने को रिप्रेजेंट कर रहे थे? 4/5 को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? इसको भी छोड़ दें, किसको कर रहे हैं? 24 किसको कर रहे हैं? 4/5 को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर उसके टोटल हिस्से कर दिए जाए 5, कितने? 5, तो 4 हिस्से हैं वो किसके बराबर हैं? 24 के बराबर हैं। इसका मतलब है एक हिस्सा नहीं है, एक हिस्सा नहीं है। तो देखिए 24 को डिवाइड कर दें किसके साथ? 4 के साथ। आंसर क्या आ गया? 6। इसका मतलब है कि हर जो उसका क्लास का हिस्सा है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 5वां हिस्से भी है कि ऐड कर दें 24 में, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अब 30 को अब आपने देखना है कि क्या वो 4/5 वाकई 24 है? जो 4/5 है वो क्या 24 के बराबर है कि नहीं है? लेट्स सी। 30 हमारा आंसर निकला। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4/5 के साथ। 5 6 इज़ 30, 6 4 इज़ 24।
बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, सवाल को क्योंकि देखें आपका जो कंसर्न है वो दैट इज़ रिलेटेड टू कि गेटिंग द राइट आंसर, क्योंकि आपके पास तो 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और उसमें से आपने देखना होता है कि जो जवाब है वो कौन सा है। तो आपके पास 4 आंसर गिवन हो तो जो ही आप देखेंगे तो जब आप उसको फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या करते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो दुरुस्त है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स सी 24 क्या था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 4/5 को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका दूसरा मेथड देख लें, अगर आपने ये पेपर पे सॉल्व करना हो। 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/5 को। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी? 24 डिवाइड बाय 4/5 और 24 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 4 6 इज़ 24, 6 5 इज़ 30। मैंने पहले आपको स्टेटमेंट के जरिए भी समझा दिया कि ये स्टेटमेंट की मद में कैसे हल हो रहा है, अगर आपको प्रॉपर मेथड मालूम नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप सवाल सही तरह से रीड कर सकते हैं, आप इस मेथड को यूज़ करें और सवाल फ़ौरन ही हल हो जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, बात समझ लगी है? ओके, जस्ट अच्छा जी, हमारे पास क्या है? 5/8 का क्या मतलब है? अब जगह हमारे पास कम हो गई है मेरा। 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो हॉस्टल में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं बेटा? हॉस्टल में रह रहे हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 6000 है। मतलब है कि जो 6000 है, क्या है? 6000 है, वो टोटल स्ट्रेंथ का कितना है? 5/8 है। तो डिवाइड बाय 5/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6000 मल्टीप्लाई बाई 8/5। तो ये जनाब अली बन जाएंगे 1200। तो 12 8 96, 9600। तो टोटल स्टूडेंट्स जो कितने थे वो 9600 हैं। अब 9600 को आप देख लें, उसका 5/8 कितना होता है? वो खैर वो सेम ही आएगा क्योंकि ये इन्वर्स ही हो जाएगा। 8 1200 तो 12 5 60,000। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, अगर आपको टोटल स्ट्रेंथ के बना क्या, अब देखेंगे सवाल, अब जो आप इससे सीखा क्या है, अगर तो टोटल स्ट्रेंथ गिवन है और उसका आपको फ्रैक्शन गिवन है, क्या करना है? फ्रैक्शन गिवन है, तो फिर क्या करना है? फ़र्ज़ करें टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी गिवन है? 24 गिवन है। या दांतों का कर लेते हैं, हमारे पास 32 हैं और मोलर टीथ कितने हैं जनाब बेली? 1/4 है। क्या है? 1/4 है। तो फिर मोलर टीथ निकालने हो तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। सिंपल, आपने क्या करना है? उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कब? जब टोटल स्ट्रेंथ गिवन है और उसका फ्रैक्शन गिवन है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है, क्या गिवन है? फ्रैक्शन गिवन है और उस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, उस फ्रैक्शन की क्या गिवन है? वैल्यू गिवन है। आपस में क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। आपस में क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। वो जब आप उसको मल्टीप्लाई में आएंगे तो वो फ्रैक्शन उलट जाएगी, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। बात दोबारा सुन लें, अगर तो आपको टोटल स्ट्रेंथ गिवन है, क्या गिवन है बेटा? टोटल स्ट्रेंथ गिवन है और उसका एक फ्रैक्शन गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, फ्रैक्शन भी गिवन है और उसी फ्रैक्शन की वैल्यू भी गिवन है, तो फिर क्या करें? फ्रैक्शन को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करें। क्या करें? फ्रैक्शन को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाए। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे बेटा कंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।